वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। हालांकि मोदी ने बीजेपी के बहुमत होते हुए साथी घटक दलों को मंत्रिमंडल में पहले भी जगह दी है, लेकिन इस बार बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है। तो उसके बाद जो जादुई अंक था उससे दूर रहने पर उसे दूसरे दलों पर निर्भर रहना पड़ा। इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि गठबंधन की सियासत का दौर है। उसके अलावा एक और है, बहुत बार ये गठबंधन के प्रयोग कामयाब हुए और बहुत बार नाकामयाब हुए। लेकिन अगर इस बार हम देखें 2024 के अंदर, तो ये गठबंधन का जो दौर था वो सबके लिए बढ़िया रहा। मतलब जो गठबंधन के छोटे घटक दल थे उनके लिए भी अच्छा रहा और जो बड़े दल थे उनके लिए भी अच्छा रहा। जैसे कांग्रेस आगे बढ़कर आ गई, सपा आगे बढ़कर आई, भारतीय जनता पार्टी बढ़ी रुकी और साथ के जो गठबंधन के लोग हैं उन्हें साथ बैठाना पड़ा। लेकिन इस गठबंधन के बहुत सारे पेंच भी है, जहां बहुत सारे निर्णयों में बाध्यता हो जाती है, बहुत सारे जो डिसीजन है उन पर क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। और इसी पर आज हमारी खास चर्चा, हमारे साथ खास मेहमान, हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हिमांशु कुमार जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी, और हमारे साथ अंजनी कुमार सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंजनी कुमार जी सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। ये दौर 2024 के इस दौर को देखें तो इस बार जो गठबंधन है वो वापसी होता हुआ दिखा है। मतलब गठबंधन की जो राजनीति है वो वापस आती दिखी। ऐसा कहा जा रहा था कि छोटे दल खत्म हो जाएंगे और छोटे दल भी कह रहे थे कि बड़ी पार्टियां उनको खा जाएंगी, इस तरीके की स्थितियां हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे डर छोटे दलों को लग रहे थे और ऐसा नहीं है, बहुत सारे छोटे दल धीरे धीरे कर लुप्त भी हो गए। लेकिन उसके बाद भी अगर इस बार हम देखें, पहले गठबंधन की राजनीति मजबूत राजनीति होती थी, इस बार वापसी हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हुई हो। लेकिन यहां पर गठबंधन के बहुत सारे सवाल भी हैं। अंजनी कुमार जी, आप देखें कि बहुत सारे निर्णय अब ऐसे हो जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस के गठबंधन की बात हो और चाहे वो भाजपा की हो, चाहे राजग की हो और चाहे वो इंडिया गठबंधन की हो। वास्तव में इस गठबंधन की राजनीति को और 2024 के इस दौर को आप कैसे देखते हैं अंजनी कुमार जी? जी, 2024 से पहले ही गठबंधन की सरकारें बहुत पहले से बनती रही और बहुत जब इसके पीछे जाएंगे तो ये पंडित नेहरू के समय से ही शुरू हो गया। पंडित नेहरू जी का निधन हुआ 1964 में। उसके बाद फिर जो है एक चुनाव हुए और कांग्रेस दो फाड़ में बंट गई। के कामराज साहब कांग्रेस को से उनको मिला, सिंबल मिला कांग्रेस ओल्ड, यानी कांग्रेस को से वो मतलब अपना राजनीतिक पारी की उन्होंने शुरुआत किया। और फिर इंदिरा जी को जो है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है रियल कांग्रेस आर से उनको सिंबल मिला, कांग्रेस आर से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया। धीरे धीरे कालांतर में ये बाद में 1971, फिर 1977, 77 के बाद फिर 1987 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह रक्षा मंत्री पद से हटाए गए तो उन्होंने तीसरे मोर्चे का गठन किया और तीसरे मोर्चे में नेहरू और ये सब कई नेता उसमें शामिल थे। बाद में फिर उनका नेशनल फ्रंट बना, जिसमें तेलुगु देशम के एनटी रामाराव साहब से बिहार से उनको वो मतलब उनके चीफ थे और संजय बिपिन थे। तो बाद में उनकी समर्थन सरकार बनी। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, गठबंधन है, इसका होता रहा है। ये क्षेत्रीय पार्टियां आज नहीं उभरी है। गठबंधन की सरकारें सिर्फ आज नहीं बनी है, बहुत इतिहास रहा है। और बाद में जब अटल जी की सरकार बनी, 24 पार्टियों को लेकर के अटल जी की सरकार बनी, तो ये भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण दौर था, स्वर्णिम दौर कहा जाएगा उसे। गठबंधन की सरकार इतिहास लिख रही थी, अपने आप इतिहास लिख रही थी। एक ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार हुआ। अटल जी की सरकार में 24 पार्टियों के गठबंधन की सरकार उन्होंने चलाई और अपने बूते चलाई। तो क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने विचारों से, अपने अपने पार्टियों के उद्देश्यों के साथ अटल जी के साथ मिले रहे और केंद्रीय राजनीति में वो शामिल रहे। जहां तक मोदी जी की बात है, बहुत दिनों के बाद, बहुत उनकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, बहुमत की पार्टी थी 2019 के 2014 से लेकर के अब तक। इस बार के चुनाव में चूंकि कुछ सीटें कम हुई, इसलिए गठबंधन की सरकार कहा जाए तो गठबंधन की सरकार के साथ उन्होंने हेल्प लेकर के उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो गठबंधन की जो सरकारें होती है, क्षेत्रीय दल पहले भी 1967 में चर्चा कर रहा हूँ, उस तब से लेकर के आज तक क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम नहीं हुई है। क्षेत्रीय दलों का जो है निरंतर वर्चस्व अपने आप में धीरे धीरे बढ़ता रहा है। हाँ, एक अंतर रहा है कि जब क्षेत्रीय दल गठबंधन
गठबंधन में शामिल होते हैं तो उस प्रदेश का विकास ज्यादा होता है, उस प्रदेश की तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित होता है और केंद्र की राजनीति कमजोर होती है। लेकिन मजबूरियां हमेशा गठबंधन की सरकार उन तरफ इशारा करती रही है, गठबंधन से सरकारें चलती रही हैं। आप देखिए अंजनी कुमार जी, अगर आप देखें अभी इस गठबंधन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ रही है कि अभी लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है, तो आप देखिए गठबंधन के लोगों के बीच में अभी से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि खींचातान चल रही है कि अध्यक्ष किसका हो, और बहुत सारे विपक्ष के अंदर भी ऐसी स्थितियां हैं, जैसे नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। ऐसी और बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर कौन किसके साथ जाएगा, उत्तर प्रदेश के वो मुद्दे क्या होंगे जिन्हें लेकर कांग्रेस और अन्य घटक दल हैं वो सामने आएंगे क्या, ये जो इस तरीके के पेंच आ जाते हैं और प्रेशर की राजनीति शुरू हो जाती है कि मेरे इतने सारे हैं और मेरी बात सुनी जाए। दबाव की राजनीति होती है, जितने भी लोग सरकार में शामिल होते हैं उनका एक दबाव कहीं का बना रहता है और सरकार भी उस दबाव को महसूस करती है कि कब कौन सा क्षेत्रीय दल, कब गठबंधन का कौन सा दल सरकार के खिलाफ न हो जाए, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश न करने लगे या सरकार को मध्यावधि चुनाव की तरफ न ढकेलने लगे। तो सरकार पर कहीं न कहीं से दबाव रहता है गठबंधन के दलों का। जहां तक लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की चुनाव की बात है तो अब तक की संसदीय परंपरा रही है, बहुत पहले से संविधान के गठन के बाद से ही 1950 के बाद से संसदीय परंपरा रही है कि लोकसभा का अध्यक्ष सर्वसम्मत से चुना जाता है। उसमें सिर्फ गठबंधन के लोग ही नहीं, विपक्ष के लोग भी शामिल होते हैं। तो ये आशा की जाती है कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसको भी राष्ट्रीय जनता पार्टी गठबंधन राजद नॉमिनेट करेगा, सारे दलों की सहमति उस पर होगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन जहां तक क्षेत्रीय दलों की बात है जो गठबंधन में शामिल हैं, वो जरूर दबाव बनाएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष हमारे दल का हो या कुछ महत्वपूर्ण पद हमारे दल में शामिल हो, ताकि हमारा भी दबदबा एक सरकार पर बना रहे। अंजनी कुमार जी, 2-3 सवाल और आ रहे थे कि जैसे गठबंधन की राजनीति जब शुरू हुई है तो कुछ ऐसे बड़े निर्णय हैं जो इस सरकार को लेने हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा निर्णय था वन नेशन वन इलेक्शन, CAA, उसके अलावा UCC, ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जो कहीं अब जो हैं वो दोयम दर्जे के पायदान पर चले जाएंगे क्योंकि प्राथमिकताएं अब कुछ और हो सकती हैं। निश्चित तौर पर आपकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। निश्चित तौर पर जब पार्टी अपने बहुमत के साथ सरकार बनाती है तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनका ठोस निर्णय होता है और वो आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं कि हम इस उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे और हम बहुमत में हैं। उनको किसी भी प्रकार का गठबंधन या किसी भी प्रकार की बैसाखी की जरूरत नहीं होती। तो निश्चित तौर पर ये जो वन नेशन वाली बात आपने की, इन मुद्दों पर हो सकता है कि थोड़ा सा दांव पेच हो, राजनीतिक दलों का या गठबंधन के नेताओं का दांव पेच हो। लेकिन जहां तक मुझे मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा है, ये उनका एक करिश्माई व्यक्तित्व है। जैसे माननीय अटल जी का करिश्माई व्यक्तित्व था, 24 पार्टियों की सरकार से उन्होंने इतिहास रख दिया। आज तक 24 दलों की 24 पार्टियां किसी दल में शामिल नहीं रही। वैसे भरोसा है करिश्माई व्यक्तित्व का कि ये अपने महत्वपूर्ण निर्णय को अपने सूझबूझ से, अपने राजनीतिक कौशल से, अपने नेतृत्व की क्षमता से ये उस निर्णय को जरूर लागू करेंगे। चलिए, बिल्कुल ये निर्णय लागू हो पाएंगे, यही बहुत सारी चीजें हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। हिमांशु कुमार जी, अगर आप देखें गठबंधन की राजनीति के बहुत सारे झटके आप पहले भी झेल चुके हैं और अभी भी देखिए कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि विधानसभा में हमारा कोई गठबंधन नहीं है, और ऐसी बहुत सारी जगह स्थितियां आएंगी विधानसभा में वो गठबंधन के जो मायने हैं अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में जो एक संयुक्त विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की बात होती है, उसमें भी फिर अपने अपने जगह के अपने अपने सवाल होंगे, अपनी अपनी जगह के अपने अपने मुद्दे होंगे। तो ऐसे में जो गठबंधन की राजनीति है वो बहुत बार जो बड़ा दल होता है कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है उसे उठाना पड़ता है। हिमांशु कुमार, जो ऐसी स्थितियां आपने देखी, 10 साल आपकी सरकार रही और बहुत सारे जो सवाल थे वो आपके जो घटक दल हैं उनके ऊपर थे, बहुत सारे आरोप जो हैं वो उनके ऊपर थे, लेकिन उसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा। देखिए, ऐसा है, UPA 1 और UPA में गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव प्राप्त किया और कांग्रेस सफलतापूर्वक 2 टर्म तक 10 वर्षों तक अपने सरकार चलाई है
और उसका जो देश को फायदा मिलना चाहिए, देश को फायदा मिला है। आप कई कार्यक्रम हमने शुरू किए, मनरेगा उसी समय हुआ, सूचना का अधिकार उसी समय में हुआ था, उसके बाद भूमि अधिग्रहण कानून उसी समय में लागू किया गया था, उसके बाद जो फूड सिक्योरिटी बिल है उसी समय में लाया गया था। तो इन सारी योजनाओं का कहीं ना कहीं देश के को लाभ मिला था। लेकिन आपने जो कहा कि कुछ ऐसी भी बातें थी जो हम चाह रहे थे कि लागू करें, लेकिन हम लागू नहीं कर पाए थे, तो ये निश्चित रूप से जो गठबंधन धर्म का पालन होता है उसको करना होता है, चाहे कोई भी दल हो। निश्चित रूप से गठबंधन धर्म के अंतर्गत जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है उस पर काम करना होता है, उससे आगे जाकर के आप काम नहीं कर सकते, आम सहमति से ही कोई काम कर सकते। तो आज जो हमारा गठबंधन है वो मजबूत गठबंधन है, जो विपक्ष की भूमिका है वो मजबूती से हम रखने को तैयार है, क्योंकि आज जो देश की समस्या है, जो 10 वर्षों का कुशासन है, जो देश के सामने समस्या है, चाहे वो किसान से संबंधित समस्या हो या नौजवान से संबंधित समस्या हो या दलित आदिवासियों का समस्या हो या जातीय आर्थिक जनगणना की समस्या की बात हो या फिर इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो एनआरसी और सीए ला करके और कॉमन सिविल कोड को थोपा जाने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी बात हो, तो निश्चित रूप से हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं। और हम इसको जो भी भारतीय जनता पार्टी का काम होगा, यदि भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से इस देश के नौजवानों के खिलाफ जो अग्निवीर लाया था उसको वापस लेता है, यदि किसानों के खिलाफ जो ये एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं कर रहे हैं, एमएसपी की कानूनी गारंटी करते हैं और फिर ऋण माफी की बात करते हैं, तो इन सारे मुद्दों को हम निश्चित रूप से उनको सहयोग करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी जो विवादास्पद मुद्दे हैं, एनआरसी, सीएए, कॉमन सिविल कोड या फिर वन नेशन वन इलेक्शन या फिर अन्य जो मुद्दे हैं, जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर यदि सरकार आती है तो सरकार काम करती है, तो उसका पर हिमांशु जी, अच्छा जी, एक चीज बताइए, आप ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन ये एक विवादित मुद्दे हैं, इसमें विवाद कहाँ है? अगर आप देखें, ये एक ऐसा मुद्दा है पूरे देश में, अब अगले साल फिर चुनाव, उससे अगले साल फिर चुनाव, उससे अगले साल फिर चुनाव, लगातार चुनाव ही चुनाव है। तो ऐसे में कभी तो व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई पक्ष और विपक्ष मिलकर एक बात करे कि एक ही साथ चुनाव हो जाए, लेकिन वो विवादित कहाँ है? ठीक है, उस पर एक सहमति ना बन रही हो फिलहाल के लिए, लेकिन विवाद उस पर बहुत ज़्यादा है, वो मुझे लगता नहीं है। एक दूसरी बात आपने कहा कि अल्पसंख्यक को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दोयम दर्जे की सोच रखती है, मतलब आप हमेशा अल्पसंख्यक को लेकर बड़े चौकन्ना रहते हैं। तो कहाँ अल्पसंख्यकों के जो हित हैं उन पर एक मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा कोई ऐसा निर्णय हो गया हो कि उनके समस्त जो हित हैं वो चले गए हों, या कहाँ पर अल्पसंख्यक देश के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं कि जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि ये कानून जो है आलोक पांडे जी के लिए या शांत प्रकाश जाटव जी के लिए तो दूसरा है और हमारे लिए दूसरा नहीं है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो एक आपसी प्यार भाईचारा उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, इसे लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुद्दे आप पकड़ाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कैच कर लेती है, फिर आप कहते हैं कि ये तो था ही नहीं। एक बात बताइए संजय जी, हाँ, इस देश अल्पसंख्यकों के खिलाफ एनआरसी सीए लाया गया कि नहीं लाया? कि उन्हीं के खिलाफ है केवल वो, आप कैसे कैसे? बिल्कुल निश्चित रूप से उनके खिलाफ लाया गया था। हाँ। हंसिए मत, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हंसिए मत, मैं साबित कर रहा हूँ। हाँ। किसी का उपहास मत उड़ाइए, आप हम जान रहे हैं। मैं आलोक पांडे जी से लूंगा जी। आलोक पांडे जी, एक बात बताइए, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता नहीं था? कामराज ने किस कांग्रेस की स्थापना की थी इसके बारे में पता नहीं था? हमने आपका हंसी नहीं उड़ाया था? आप इस तरह की बातें हरकत मत किया, ये ओछी हरकत से बाज जाइए, नहीं तो आपका भी मजाक मैं उड़ा सकता हूँ। हिमांशु जी बोलिए, आलोक जी सुन लीजिए, हिमांशु जी बोलिए, आपको फर्क नहीं पता है, हिमांशु जी बोलिए, राजनीतिक विश्लेषक और इस तरह की बातें करते हैं। हिमांशु जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए बात यह है कि एनआरसी और सीए लाकर निश्चित रूप से इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का राजनीतिक जो नागरिक अधिकार है उसका हनन करने का प्रयास किया गया। और पूरे देश में किस तरह से आप करें कि आंदोलन नहीं हुआ, पूरे देश में किस तरह से आंदोलन हुआ वो आप सबने देखा है। तो हिमांशु जी, इन मुद्दों पर विपक्ष एकजुट रहेगा? जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, वो मजबूती के साथ इस मुद्दे पर खड़ा रहेगा? बिल्कुल हम एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। हम किसी के नागरिक अधिकार का हनन इस देश में किसी सरकार के द्वारा नहीं होने देंगे। हाँ। दूसरी बात, ये जो दोहरा मापदंड जो आप कर रहे थे, वो दोहरा मापदंड का मैं सबूत देता हूँ। अभी देख लीजिए, टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ती,
और वो जो घोषणा पत्र होता है सीडीपी का और भारतीय जनता पार्टी का, जिस पर की सिंबल है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का सिंबल है उस घोषणा पत्र पर, उस घोषणा पत्र में ये वादा करते हैं आंध्र प्रदेश की जनता से कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। इसी आरक्षण को लेकर के, इसी मुस्लिम आरक्षण को लेकर के पूरे देश में किस तरह से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाय तौबा मचाया, यह छुपी हुई बात नहीं है। दूसरी बात, ये इतना ही नहीं वादा किए, वहां वादा किए कि वहां जो मस्जिदें हैं आंध्र प्रदेश में, उसके मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए हम 5,000 रुपया महीना देंगे। तीसरी बात, हज की सब्सिडी का वादा भी आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लोगों ने किया। तो ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है कि आप आंध्र प्रदेश में कुछ और बातें करते हैं और आंध्र प्रदेश के बाहर देश के अन्य हिस्सों में आप दूसरी तरह की राजनीति करते हैं। और आप फिर भी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक परेशान है। हिमांशु जी, आप ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोटों की ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुसलमान करती है और इस तरह के मुद्दों को लाती है जिससे कि इस देश में वोटों का ध्रुवीकरण हो। यदि अच्छा, मैं हिमांशु जी एक चीज बताइए, आप गठबंधन की आपने बात की और गठबंधन एकदम मजबूती के साथ रहा, सारी चीजें हैं। आपको 2-3 सवाल हैं, वो भी फिर उस गठबंधन में आपने कहा कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये बात आपने बोली है हिमांशु जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आबकारी घोटाला खोलने वाली कांग्रेस थी, उसके बाद कांग्रेस गठबंधन में आई तो शायद मजबूरी रही होगी। और जब 10 वर्ष की सरकार थी तो आपके घटक दलों के जो लोग थे उनके ऊपर किस किस तरीके के आरोप लगे, तो ये भी सब कॉम्प्रोमाइज है। यानी कि गठबंधन की जो राजनीति है वो कॉम्प्रोमाइज बेस्ड है कि आप साथ ही कुछ भी करे, करता रहे। सुन लीजिए, ये इस परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं कहा था। मैं कुछ कार्यक्रमों को लेकर के कहा था कि जो कार्यक्रम जैसे महिला आरक्षण बिल हम लागू करने का प्रयास किए थे और लागू नहीं कर पाए थे, मेरे कहने का तात्पर्य वहां था। लेकिन आपने जिन संदर्भों में इसको लिया उसके बारे में भी मैं क्लियर कर देता हूं, आपको साफ कर देता हूं। देखिए, जब बड़े परिप्रेक्ष्य की बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं समझौता करना होता है। लेकिन सीएजी का रिपोर्ट आया और 2G घोटाला पर हमने FIR करने का काम किया, जेल भेजने का काम किया था अपने सहयोगी दल के नेता का। लेकिन आज सीएजी का रिपोर्ट आया है, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है। किस तरह से आयुष्मान भारत पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, उसके घोटाले की बात की गई। किस तरह से सड़कों के निर्माण में घोटाला की बात हुई, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं की, बल्कि जिन पदाधिकारियों ने इस सीएजी की रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह उठाया था, सीएजी की रिपोर्ट में कि ये घोटाला हुआ है इन योजनाओं में, उन लोगों का तबादला कर दिया जाता है। ये बुनियादी फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। हम कार्रवाई करते हैं चाहे हमारे सहयोगी दल के लोग हों या हमारे दल के लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए ब्रजभूषण सिंह से लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर तक, अजय टेनी तक, सारे लोगों को रक्षा करने का काम, बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। सीएजी की रिपोर्ट में जो प्रश्न चिन्ह लगा, जो मुद्दा उठा, उसको बचाने का ये लोग काम किया। तो ये बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, जो कानून संगत काम होता है वो हम करते हैं। चलिए, मैं शांत प्रकाश जाटव जी से आपकी बातों का जवाब ले लेता हूँ। शांत प्रकाश जी, बहुत सारी चीजें हिमांशु जी ने भी कही और अंजनी कुमार जी ने भी कही, आपके सामने है। गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ है, गठबंधन में इस बार आप आए हैं और जो कार्यशैली प्रधानमंत्री जी की रही है, पहले भी हम बोल रहे थे इस बात को, वो लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा दबाव की राजनीति में आएंगे। लेकिन उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हैं कि आखिर जो बहुत बड़े बड़े दावे थे, जो बहुत बड़े मतलब जैसे बहुत सारे प्रोग्राम थे, बहुत सारी नीतियाँ बननी थी, उनका अब क्या होगा? बहुत सारे कानून बनने थे, उनका क्या होगा? क्योंकि विपक्ष भी एक तरफ मजबूत होकर आया है और ऊपर से आपका जो गठबंधन है, वो जो बैसाखियां हैं वो भी हैं। तो ऐसे में वो जो निर्णय है उनको लेकर क्या होगा? क्या यहां पर भी समझौते की राजनीति होगी? शांत प्रकाश जी, देखिए, अब तक हमने जो गठबंधनों के ऊपर चर्चा की और हमसे लगातार हम जिस तरीके से देखते आ रहे हैं गठबंधनों की स्थिति, हाँ, उसमें कभी भी सरकार जो है या आपस में जिस प्रकार से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने अपने हक और अपने अपने क्षेत्र को लेकर के हाँ, आपस में गठबंधनों में थोड़ा सा अपवाद रहा। और
4-4 महीने की, 6-6 महीने की, 1-1 साल की सरकारों को हमने देखा बनते हुए और बिगड़ते हुए। हमारा जो गठबंधन है चुनाव से पूर्व का गठबंधन है और हमने विधानसभाओं में भी गठबंधन से ही चुनाव जीता। और साथ ही साथ हमारे जो दो मुख्य प्रमुख रूप से जो घटक हैं, वो दोनों घटक जो हैं उनको जिस वक्त में हमने अभी मोदी जी ने मंत्रिमंडल का जो एस्टेब्लिशमेंट किया, तो सबने एक मत होकर के एक बात कही कि आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से चलाएं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई हिल हुज्जत नहीं हुई, किसी मंत्रालय को लेकर के कोई हिल हुज्जत नहीं हुई। स्वाभाविक बात है स्पीकर के एनसीपी बाहर हो गई जाटव जी, एनसीपी बाहर हो गई। अजित पवार जी का बयान आ गया, प्रफुल्ल पटेल जी का बयान आया उस वक्त। कोई बात नहीं, एक सीट थी उनकी तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है और ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो मगर जो हमारे जो प्रमुख घटक हैं उसमें कहीं किसी प्रकार का वो अपवाद नहीं है और कहीं कोई जाने वाला भी नहीं है, क्योंकि सबने मिलकर के इस देश के निर्माण में पूरा सहयोग करना और उसमें सब वो एक मत होकर के जो है मोदी जी के साथ की है। और जिस तरीके से कुछ किया, तमाम जो बड़े काम जिसके लिए हमने मैनिफेस्टो में उल्लेख किया है वो सभी काम होंगे, उन पर चर्चाएं होंगी, अच्छे सुझावों के साथ में उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। हमारे पास राज्यसभा में भी लगभग पूरा बहुमत है और हम क्या नाम है लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत में है। तो मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का जो विपक्ष के जो अपवाद पैदा करने के जो फैसले हैं या कोशिशें हैं वो नहीं देश के काम में बाधा पहुंचाएंगी। वो देश का काम जो अनवरत चलेगा, बेहतर से बेहतर चलेगा। अभी जिस तरीके से चर्चा हो रही थी तो हिमांशु जी ने कहा कि सीए का विरोध, सीए जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए, वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। इनको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वो जो लोग जो बाहर से शरणार्थी भारत में आए हुए हैं उनको सिटीजनशिप देने के लिए था और आपने 2014 तक उनको कभी भी इस प्रकार की सुविधा नहीं दी ताकि जो है वो यहाँ के नागरिक बन सके और वो डिटेंशन के कैंप में रहने के लिए पर मजबूर थे। हमारी सरकार ने आकर के इस पर कार्रवाई की और उसमें जो बाहर से आए हिंदू थे, सिख थे, पारसी भी थे, ईसाई भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, उन सबको नागरिकता देने का काम शुरू किया और चुनाव पूर्व हमने वो काम शुरू कर भी दिया है। उनको नागरिकता भी दी जा रही है। अब आप उसका विरोध करना चाहते हैं तो उसके पीछे आशय क्या है? मैं नहीं समझता कि क्या प्राथमिकताएं वही रहेंगी? जाटव जी, प्राथमिकताएं वही रहेंगी यूसीसी, सीए और वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये प्राथमिकताओं में रहेगा और घटक दल जो है वो इसे लेकर सहमत हो सकते हैं? देखिए, कोई भी विषय पटल पर जाना वो जरूरी है और पटल पर जाने के बाद में चर्चा है, सुझाव है और सुझाव आने के बाद में, अच्छे सुझाव आने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कोई एडामेंसी के साथ में थोड़ी बिल पास किए जाएंगे और हमेशा उसमें कोई भी बिल जो रहता है उसमें सुझाव, वो जरूरी नहीं है कि आज पारित हो गया बिल तो उसके बाद में उसमें जो है ना अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते। सब चीजें होती हैं, देश चलाना है तो अच्छे अच्छे बिल जो है वो आए और उनको हम लोग जो है मिलकर के इम्प्लीमेंट करें। राज्यों से जब वो बिल पहुंचता है तो राज्यों से जो सुझाव आते हैं उसके बाद में तो जातिगत जनगणना को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का रुख? मैं नहीं समझता कि जातिगत जनगणना जो है उसको लेकर के आवश्यकता है, क्योंकि देश में जो है मैंने बताया, मोदी जी ने भी कई बार बताया कि सिर्फ जाति जो है वो हमारे कर्म के आधार पर नहीं बल्कि हम गरीब, अमीर, महिला और युवा इसको लेकर के, किसान को लेकर के इस प्रकार से हम जाति का उल्लेख करेंगे। इस प्रकार से नहीं कि जो है ना जो पहले से जो 1931 के बाद में रिसले ने एक जातिगत जनगणना करके हम लोगों को बांट दिया, वो मैं नहीं समझता कि उसकी आवश्यकता है या हम उस पर। मतलब आपको लगता है गठबंधन से कोई बहुत ज्यादा मजबूरी या बहुत ज्यादा दबाव नहीं दिखने वाला? मैं समझता हूँ कि गठबंधन को अपना अच्छा काम करना चाहिए ताकि जो है अच्छे सुझाव आए और जो नए जो नौजवान जो इनके सांसद इस वक्त सदन में पहुंचे हैं तो वो भी उसमें अच्छा बोल पाए, अच्छे विचार रख पाए, क्योंकि हमने मिलकर के ही तो देश का निर्माण करना है। तो विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष, वो हमारा साथी है, उसको साथ में रह करके काम करना।
चलिए बिल्कुल, और काम करना भी चाहिए। आलोक पांडे जी, क्योंकि समय कम है, आलोक भाई यहाँ दो तीन चीजें हैं। गठबंधन की बात हो रही है, गठबंधन की राजनीति आई है, गठबंधन की राजनीति में जो दबाव शब्द है वो कितना कारागार रहा है और आगे हो सकता है, क्योंकि रहा तो बहुत है, ये आप भी मानेंगे, भले और कोई माने या ना माने, लेकिन बड़ा एक महत्वपूर्ण शब्द है दबाव। उस दबाव को लेकर बहुत सारी चीजें निकलती हैं। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे लेकर लोगों की निगाहें रहेंगी कि गठबंधन का एक साथी कहता है कि मेरे प्रदेश के अंदर इतना कुछ दे दिया जाए, तो जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं उनके ऊपर क्या असर जाएगा कि यार कि हमने इस गठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है इसे जो वोट दिए उसके क्या मायने रह जाएंगे। तो जो गठबंधन का ये दौर है, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल छोड़ रहा है। तो ये जो सवाल आएंगे, ये जो चीजें सामने आएंगी, इसे लेकर आपका क्या विचार है? क्या लगता है आपको कि ये गठबंधन का जो दौर है वो भी चलेगा और ये सफलतापूर्वक चलेगा? क्षेत्रीय दल जो है वो और ताकतवर होंगे? देखिए, अभी 2024 का चुनाव है, ये पूरी तरह से बताने में अभी अक्षम है कि गठबंधनों का दौर पुनः वापस आ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी गलतियों के बाद में भी 240 सीटें लाई है और मुझे लगता है कि ये 1990 के बाद से सबसे बड़ा दल है पूर्ण बहुमत न होने के बाद में भी। जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का साथ 234 सीटें थी, तो ये सबसे बड़ा दल है। जब मनमोहन सिंह थे या 2 बार उनका टेन्योर देखे तो एक बार 206 थी, एक बार तो 133 या 136 ही थी। तो इसलिए जब आप 133 या 36 या 206 लेके आते हैं तो वो स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर यही भारतीय जनता पार्टी 255-60 ले आती तो और स्टेबल होती, लेकिन 240 सीटें आने के बाद अनस्टेबिलिटी कम दिखाई देती है। लेकिन जैसा 2014 से 24 तक जिस तरह से सरकार ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिए, जिसे कांग्रेस के भाई माइनॉरिटी विरोधी कह रहे थे, हालांकि इसी बात में मैं हंस रहा था कि सीएनआरसी कैसे माइनॉरिटी विरोधी हो सकते हैं और अगर आर्टिकल 44 कैसे माइनॉरिटी विरोधी हो सकता है यूसीसी। कांग्रेस के इस हद तक नीचे चली जाएगी कि भारत के संविधान में जो उनके आदि पुरुष है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के, वो अगर 44 को शामिल करवाते हैं और उसको लेके कांग्रेस आज कहती है कि वो विवादास्पद है, तो इसलिए हंसना पड़ता है मुझे कि कांग्रेस के नेता किस लेवल तक देश की राजनीति को लेके जाएंगे माइनॉरिटीज्म की वजह से। तो इसलिए मुझे हंसी आई। अगर आपको बुरा लगा हो कांग्रेस के भाई मेरे हंसने से व्यंग्यात्मक रूप से, तो मैं उसके लिए भाई माफी मांगता हूं, लेकिन कम से कम आप इतना तो न कहो कि आर्टिकल 44 जो है विवादास्पद है, गैर संवैधानिक है, माइनॉरिटी विरोधी है। ये जो यहाँ का विधि आयोग है देश का, उसने क्या कहा है वो पढ़ाए हैं आप? क्या बड़े विद्वान है, वो पढ़ के आना चाहिए आपको। विधि आयोग ने क्या कहा कि अभी उपयुक्त समय नहीं है अभी इसको लागू करने के लिए, उसने माना था ना। तो विधि आयोग के ऊपर अब इसका मतलब प्रश्न चिन्ह लगा है। विधि आयोग ने क्या कहा था? आपको परिवर्तन की भारत दिखाई देगा, ये सरकार रहे या चली जाए, लेकिन मोदी जी का चरित्र मैं जानता हूं, वो बहुत ज्यादा समझौता नहीं करेंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत आदत। आलोक जी, मैं ये बहुत सारी चीजें, क्योंकि हिमांशु जी ने बताया बहुत सारी बातें हैं वर्तमान में जो घटक दल के अंदर। मेरा जो सवाल है कि अगर किसी प्रदेश में घटक दलों के दबाव में ज्यादा चीजें जाती हैं तो जो दूसरे प्रदेश, आलोक पांडे जी जवाब दे देंगे। मेरा एक सवाल है सर। हाँ बोलिए हिमांशु जी। मेरा सवाल है कि आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट है, अरे सुन लीजिए आलोक जी, सुन लीजिए, जवाब दीजिए। उस पर उसको निजीकरण की बात कर रही है सरकार, उस पर क्या करेगी? उस पर बोल्ड डिसीजन लेगी क्या? उसका विरोध कर रही है। चलिए, निजीकरण को लेकर भी आपसे जरूर आपके विचार लेंगे। हाँ। एक और दूसरा कि बिहार और आंध्रा में ये सरकार, केंद्र की सरकार और मोदी जी यह पहले ही घोषणा कर चुकी है कई जगहों पर कि हम स्पेशल स्टेट का पैकेज देंगे, मतलब दर्जा देंगे, विशेष राज्य का दर्जा। तो इस पर क्या समझौता करेगी क्या सरकार? क्या? चलिए, ये सरकारों का काम है, लेकिन चलिए, वो बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनसे आपको पता करना चाहिए था कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। मोदी जी के क्या कहते हैं प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, मोदी जी का गुणगान हिमांशु जी, तो इनको भी जवाब देना चाहिए। चलिए, आलोक जी ये बताइए, जो मैं बात कर रहा था कि जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, जो गठबंधन की हम बात कर रहे थे कि जो क्षेत्रीय दल हैं, क्या वो मजबूत होते दिख रहे हैं? नहीं सर, संजय सर, अगर आपकी अनुमति हो तो हिमांशु जी के प्रश्न को थोड़ा सा उत्तर दे दूं, इनकम्प्लीट रह जाएगा नहीं तो उनको समय खत्म है हमारा। जी बोलिए। जी मैं कह रहा हूं कि
पार्टी गठबंधनों के दौर पर भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करेगी, ऐसा सबका मानना है। लेकिन मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट नहीं करेगी। दूसरी बात, जो क्षेत्रीय दल है उनमें जरूर होगा कि नीतीश कुमार सोचेंगे अगर हमें बिहार को ज्यादा मिल गया तो टीडीपी सोचेगी कि हमें कब मिला है। ये संतुलन भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना पड़ेगा, जिससे कि क्षेत्रीय दलों के अंदर ये न रहे कि हमें कम मिला है, जिससे कि वो चुनाव में जाकर ये न कह पाए कि यार हम सत्ता में भी रहे और हम मलाई ना लगा पाया। पांडे जी, अमित शाह जी कहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा और खिड़की दोनों बंद है, फिर कालीन बिछा करके क्यों स्वागत किए? नहीं, ऐसी चीजें तो बहुत सारी आपके यहाँ भी हैं। और ये जो मौसम वैज्ञानिकों का दौर है, ये तो कांग्रेस में भी ऐसे ही रहता है। चलिए अंजलि कुमार जी, एक लाइन में आपसे लूंगा कि ये जो गठबंधन की राजनीति चली ना, तो मौसम जो वैज्ञानिक थे वो बहुत ज्यादा हो गए। आपको नहीं लगता कि ये जो गठबंधन की राजनीति है, जो ये घटक दलों को जोड़ जोड़कर सरकार बनाने की राजनीति है, वास्तव में इस पर भी मंथन होना चाहिए? देखिए, जो घटक दलों की राजनीति है ये बहुत, मैंने पहले भी कहा कि बहुत पहले से ही 1970 के बाद से ज्यादा ये प्रभावी होता रहा है। क्षेत्रीय दल हमेशा अपने अपने स्थानों से वो महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी। भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो पढ़ते पढ़ाते एक विश्लेषणात्मक तौर पर जो दिमाग बातें आती हैं, आने वाले भविष्य में भी क्षेत्रीय दलों की भूमिका हमेशा सुनिश्चित रहेगी। क्षेत्रीय दल हमेशा अपने अपने क्षेत्रों से अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और हमेशा गठबंधन की सरकारों में उनकी भूमिका रहेगी। हाँ, मुझे भी लगता है। और क्षेत्रीय दल जो है वो वास्तव में प्रभावी होते नजर भी आ रहे हैं, ये लग भी रहा है और प्रभावी हो भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे वो आंध्रा के अंदर हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर हो। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी पहली बार ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है। गठबंधन सरकार को चलाने का कौशल दिखाने के साथ साथ उनके सामने कई तरह की दूसरी चुनौतियां भी होगी। खासकर जो उनके अपने मुद्दे हैं उन पर उनका क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तेवर तो कुछ और ही कहते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या नजारा राजनीति का देखने को मिलता है। इस चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।